हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारी एक सीरीज चल रही है जो वीकली करंट अफेयर्स की, उसी का आज हम थर्ड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कौन कौन से इस हफ्ते में जो है पिछले बीते हुए हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं इस वीडियो में एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देखते हैं कि ये क्या है, कैसे है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया। और यह पोर्टल सभी पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस होगा। यह पहल भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जुड़ी है। और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए भी इसी तरह का रजिस्टर लॉन्च किया जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर लॉन्च किया गया है, तो इसका जो मेन मोटिव है कि राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य जो है डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, जो डिजिटली कोई स्वास्थ्य सेवा जो लेने की वो कर रहा है, तो उसके जो है उसकी प्रणाली को मजबूत किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डिजिटली माध्यम से किसी से कंसल्टेंट कर रहे हैं, किसी भी, ठीक है, किसी डॉक्टर से, या फिर ठीक है डिजिटली रूप से, ना कि फिजिकली जाकर कहीं पे। ठीक है, तो उसकी प्रणाली को जो है मजबूत करना कैसे किया जा सकता है, तो उसी के लिए जो है NMR जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी? तो कौन बनी है? डायना पुंडोले। डायना पुंडोले जो है ये बनी है पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन भारत की। ठीक है, तो इनके बारे में स्पष्टीकरण थोड़ा देखते हैं। तो पुणे की शिक्षिका और माँ डायना पुंडेले ने चेन्नई में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। उनकी जीत जो है महत्वाकांक्षी महिला रेसर्स के लिए प्रेरणा है। उन्होंने इस सफलता को हासिल करने के लिए पारिवारिक जीवन सहित कई चुनौतियों को संतुलित किया। उनकी जीत उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है और पुरुष प्रधान मोटर स्पोर्ट उद्योग में बाधाओं को तोड़ती है। यानी कि ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो नाम क्या है? डायना पुंडेले। डायना पुंडोले जो है ये बनी है भारत की पहली राष्ट्रीय महिला रेसिंग चैंपियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो नासा। जैसा कि जानते हैं कि नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और नासा ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया। और इस उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। और इसके नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला और अन्य भागीदारों द्वारा विकसित किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना है। और यह ग्रीन हाउस गैस की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। ठीक है, तो सर किसने लॉन्च किया है ये मिसाइल? टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने? नासा ने किया है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। और किस लिए लॉन्च किया है? तो इस मिशन का उद्देश्य जो प्रमुख रूप से है, जो CO2 है और मीथेन गैस है, इसके उत्सर्जन का पता लगाना है अंतरिक्ष वगैरह में। ठीक है, कि क्या कैसे है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, क्या कैसे। ठीक है, इसके बारे में ध्यान केंद्रित करना है, मेन उद्देश्य। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी महिला ज्ञान केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या शुरू किया गया है? दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देखते हैं। तो कर्नाटक के BR हिल्स में जनजाति स्वास्थ्य संसाधन केंद्र ने
25 अगस्त को दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किया है। और कन्नड़ और सोलिगा में कानू का अर्थ होता है सदाबहार जंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कानू जो, ठीक है, ये तो लॉन्च किया गया, लेकिन कानू का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, तो ये सदाबहार जंगल होता है। ठीक है, और कानू का लक्ष्य दक्षिण भारतीय आदिवासी समुदायों के अतीत, वर्तमान और संस्कृति को जो है समर्पित पहला ज्ञान केंद्र बनाना है। इसकी 3 शाखाएं होंगी। पहला जो है एक पुस्तकालय, एक एनोटेटेड ग्रंथ सूची और एक सहलिखित पुस्तक कानू लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा और ग्रंथ सूची सितंबर में ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस पहल की शुरुआत आदिवासी नेताओं, विद्वानों और शोधकर्ताओं ने की थी, जिनका जो इस समुदाय से दीर्घकालिक संबंध है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्या है, तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारू हावा कप में किस देश ने रजत पदक हासिल किया, तो भारत ने, यानी कि इंडिया ने जो है रजत पदक हासिल किया है इसमें। और इसमें स्पष्टीकरण थोड़ा देखते हैं, तो भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 के मरू हावा कप में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और भारतीय टीम में कमाली पी, आजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वा मणि शामिल थे। और जापान ने 58.40 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत ने 24.13 अंकों के साथ रजत पदक जीता। यह जीत एशियाई खेलों के लिए भारत के पहले सर्फिंग कोटा के बाद मिली है। भारतीय सर्फर हरीश मुथु ने भारत के लिए इतिहास रचते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसके लिए जो कौन सा विभाग जिम्मेदार है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिम्मेदार है। ठीक है, विज्ञान धारा योजना के लिए। और इसका स्पष्टीकरण थोड़ा देखते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को एकीकृत करते हुए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है। और विज्ञान धारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। यह 3 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण। ठीक है, और अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास। तो 3 कौन कौन से क्षेत्र हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण पहला हो गया, अनुसंधान एवं विकास दूसरा हो गया, और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास जो है ये तीसरा क्षेत्र हो गया। ये तीनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है ये विज्ञान धारा योजना। और इसका लक्ष्य जो है भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई, तो ये कहाँ हुई थी आयोजित। ठीक है, तो ये अम्मान कहाँ है, तो जॉर्डन में है ये अम्मान। ठीक है, तो स्पष्टीकरण भी इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, कि भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जापान के वर्चस्व को तोड़ते हुए टीम खिताब जीता है। और उन्होंने भारत द्वारा जीते गए 10 पदकों में से 8 पदक हासिल किए, जिसमें से 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। और यह चैंपियनशिप 19 से 25 अगस्त 2024 तक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई थी। और यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम ने खिताब जीता है। पिछले 5 संस्करणों में लगातार शीर्ष 5 में रही हैं और भारतीय पुरुष दल ने केवल 2 पदक जीता। तो क्या है फ्रेंड्स इसमें कि जो भारतीय महिला टीम ने पहली बार ये खिताब जीता है, और पिछले जो 5 बार आयोजित हुई थी इससे पहले ये जो ट्रॉफी, तो चैंपियनशिप, तो उसमें भारतीय टीम जो थी वो टॉप 5 में रहा करती थी, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाई थी। ठीक है, तो इस बार इसने पहली बार जीत लिया है, तो ये एक अपने आप में एक नई उपलब्धि है। ठीक है, भारत के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की, तो ये किसने शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू की है। तो इस योजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। कमज़ोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को की सहायता के लिए जो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। और इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों की शिक्षा और कल्याण में सहायता करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पात्र लाभार्थियों में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता भी शामिल हैं, जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से कम है।
और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पात्र अभिभावकों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व्यय के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी इसके अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये इस योजना के तहत क्या है, इसका उद्देश्य कि बच्चों को शिक्षा एवं कल्याण में, उनके बच्चों के कल्याण में और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी सरकार। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब वी श्रीनिवासन कौन है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 27 अगस्त 2024 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वी श्रीनिवास को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी ठीक है का नया महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और वी श्रीनिवासन ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह की जगह ली है, जिन्होंने अस्थायी रूप से एनएसजी का नेतृत्व किया था। और एनएसजी महानिदेशक के रूप में श्रीनिवासन का कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा, यानी कि जब तक वे रिटायरमेंट, जैसे वो 2027 में उनका रिटायरमेंट भी है, तब तक का इनका ये कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और 1996 में स्थापित एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवाद रोधी दल जो है बल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने मिल करके कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। ठीक है, इसमें क्या है तो स्पष्टीकरण थोड़ा देखते हैं। तो जो है डिटेल इसका कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नए धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की है। और इस पहल का उद्देश्य जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। और यह सर्किट भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। और यह परियोजना हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी और श्री कृष्ण गमन पथ से सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होने और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित करने की उम्मीद है। यानी कि जो धार्मिक स्थलों की ओर जो पर्यटक और तीर्थयात्री हैं उनको आकर्षित करने के लिए एक प्रकार से ये जो पथ का विकास किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर। ठीक है, और इसका डिटेल देखते हैं। तो बांग्लादेश में जो है लगातार हो रही मानसूनी बारिश और नदियों के उफान के कारण भयंकर बाढ़ आ रही है और देश बाढ़ के लिए आंशिक रूप से भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के गेट खोले जाने को जिम्मेदार मानता है। यानी कि जो बांग्लादेश है वो क्या कहता है कि फरक्का बैराज का गेट खोलने के कारण जो है बांग्लादेश में बांग्लादेश में बाढ़ आ रही है, ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है बांग्लादेश। ठीक है, भारत के ऊपर। लेकिन जो है भारत के विदेश मंत्रालय ने फरक्का बैराज और बाढ़ के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है। और बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर स्थित फरक्का बैराज ने 1975 में काम करना शुरू किया था और इसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी से गाद को बाहर निकालने के लिए पानी को फरक्का नहर में मोड़ना है, जिससे कोलकाता बंदरगाह को मदद मिलती है। तो क्या है कि बांग्लादेश ने तो इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सफाई दी है कि बांग्लादेश में बाढ़ आने का फरक्का बैराज के गेट खोलने से कोई संबंध नहीं है। ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से जो है भारत की तरफ से सफाई जारी की है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो कार्तिक वेंकट रमन। ठीक है, और इसका डिटेल क्या है? तो आंध्र प्रदेश के ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने गुड़गांव में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है और यह कार्यक्रम हरियाणा शतरंज संघ द्वारा आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया था। और कार्तिक को ट्रॉफी और 6 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है और टूर्नामेंट का नेतृत्व करने वाले सूर्य गांगुली 5 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, मतलब कि पहले पर जो आए उनको कितना मिला है? 6 लाख रुपए और दूसरे स्थान पर गांगुली नाम के व्यक्ति को मिला है, सूर्य गांगुली, इनको 5 लाख रुपए मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया? तो ये असम में इस्तेमाल किया गया। असम में क्यों किया गया, ऐसा क्या है ये? ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। असम ने लगभग 12 लाख लोगों को डी
यानी कि संदिग्ध मतदाता के रूप में पहचाना है, जिनमें से 41,583 को विदेशी घोषित किया है। और डी वोटर अवधारणा असम के लिए विशिष्ट है, जहां प्रवास और नागरिकता प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं। इसे 1997 में असम में पेश किया गया था। और डी वोटर जो है वे लोग हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित नहीं कर सकते हैं। संदिग्ध या विवादित नागरिकता वाले लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी की तैयारी के दौरान डी वोटर के रूप में चिन्हित किया गया था। तो इसमें क्या है फ्रेंड, डी वोटर क्या है, मतलब कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो है असम वगैरह में वहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर से लगभग लगा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अवैध रूप से प्रवासियों की जो है घुसपैठ होती है, अवैध लोगों की, ठीक है, बांग्लादेश वगैरह से। तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे क्या करके राज्य में बस जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपनी फर्जी वोटर आईडी बनवा के भी वोट वगैरह देने लगते हैं, इंटरफेयर करने लगते हैं सरकारों में भी, ठीक है। तो उसी के लिए उन्हीं को हटाने के लिए फर्जी वोटर्स को जो कि अवैध हैं, ठीक है, अवैध रूप से रह रहे हैं असम में, उन्हीं को हटाने के लिए डी वोटर नाम से जो है इस्तेमाल किया गया है शब्द यहाँ कहाँ पे, पूर्वोत्तर राज्य असम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है स्कीम लागू करने वाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये पहला राज्य बन गया है। और इसका डिटेल देख लेते हैं, क्या डिटेल, तो महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद आया है। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो ये क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर होंगे वो यूपीएस योजना का जो है लाभ, जो है यूपीएस का लाभ ले सकते हैं, जो कि इनको पेंशन वगैरह दिया जाना है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। जो कि इनकी मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि वो रिटायरमेंट हो रहा है अपनी जो एक्चुअल मतलब उम्र पूरी होने के बाद, तो उसकी जो लास्ट साल की जो सैलरी होगी उसको जो औसत कैलकुलेट करके उसका 50% के लगभग जो है 50% उसको क्या दिया जाएगा, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसकी जो बेसिक सैलरी होगी उसके रिटायरमेंट के समय लास्ट ईयर में उसका जो औसत कैलकुलेट किया जाएगा उसका 50% जो है क्या दिया जाना है, पेंशन के रूप में दिया जाना है, ठीक है। इसको लागू करने वाला जो है केंद्र सरकार ने लागू किया अपने कर्मचारियों के लिए, लेकिन जो उसके बाद जस्ट महाराष्ट्र सरकार ने भी लागू कर दिया है, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए कर दिया क्योंकि चूँकि अब महाराष्ट्र में चूँकि चुनाव भी आने वाले हैं जल्दी, इस वजह से भी हो सकता है पहले जल्दी लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य हालांकि बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि आगामी जो है महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र पहला राज्य भी बन गया है ये योजना लागू करने वाला, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया, ठीक है। चेन्नई में ये किया गया है सफल परीक्षण। और इसका डिटेल क्या है, तो तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूहुमी 2024 लॉन्च किया, जो कि चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड थिरुविंडधई में टीटीडीसी ग्राउंड से एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। और रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के जो है सहयोग से विकसित किया है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का परीक्षण सफल, तो चेन्नई में किया गया, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ये लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। तो ये क्या है, तो कौन बैंक है, तो बंधन बैंक है, ठीक है। बंधन बैंक ने ये शुरू की है। ये बंगाल का एक बैंक है, वहाँ से ये शुरू हुआ है, ठीक है, बंधन बैंक। और देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये क्या है। तो बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। और अवनी एक डेबिट कार्ड के साथ आता है जो मुफ्त हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, 3.5 लाख रुपए की खोई हुई कार्ड देयता प्रदान करता है। और अवनी बचत खाते का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो मुख्य रूप से इसका जो है
उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, ठीक है, आर्थिक रूप से या बैंकिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये योजना किसने लॉन्च की है, बंधन बैंक ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय बैंक ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी है, तो 12 को दी है, ठीक है। 12 जो है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, जिन जिन सिटीज़ में, तो ऐसी 12 सिटियों का चयन किया है सरकार ने, उनको मंजूरी दी है। और इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को जो है क्या करने के लिए, बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट विलेज सिटीज़ को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 10 राज्यों में फैली हुई है और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध है, ठीक है। यानी कि ग्रीन यहाँ पर क्या होगा कि ऐसी ये सिटीज़ रहेंगी जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बढ़िया बनाए जाएंगे और वहाँ पे जॉब के अवसर भी बहुत रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर जो है अपना जो है इस्टेब्लिश करेंगी अपना बिजनेस, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जॉब के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन जय शाह बने हैं। जय शाह कौन है, अमित शाह के लड़के, यानी गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके लड़के बने हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में जो है निर्विरोध चुन लिया गया है और 35 साल की उम्र में शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, जिन्होंने तीसरी बार इस पद के लिए नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। यानी कि इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन जो है मुखिया कौन थे, तो ग्रेग बार्कले थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जय शाह बन गए हैं और ये जय शाह जो हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के लड़के हैं, ठीक है, बेटे हैं। और जो है इनकी उम्र सबसे कम उम्र है, 35 साल की उम्र में ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। और सबसे कम उम्र में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। इससे पहले भी कई लोग भारत की तरफ से जो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, जैसे शरद पवार हैं, जो है क्या कहते हैं डालमिया करके एक थे, वो भी रह चुके हैं। और ऐसे ही 1-2 लोग जो है पहले क्या कहते हैं रह चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन के पद पर, ठीक है, भारत की ओर से। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार को। सतीश कुमार अब कौन है, तो स्पष्टीकरण थोड़ा देखते हैं डिटेल। तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वर्तमान में वह सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रभावी रहेगी और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनर्नियुक्ति अगले साल की 1 जनवरी से 31 अगस्त तक होगी। यानी कि जो सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, ठीक है, और ये जो है अपनी जो रिटायरमेंट तक जो है, ये जब तक ये रिटायरमेंट होंगे तब तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 21 देश के खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इंग्लैंड थोड़ा देखते हैं डिटेल। तो T20 विश्व कप के पूर्व नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मालन ने 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और मालन जो आखिरी बार भारत में 2023 में वनडे विश्व कप में इंग्लैंड के लिए खेले थे और मालन ने अपने करियर में 4,416 रन बनाए और तीनों फॉर्मेट में कुल 114 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। बांग्लादेश ने ये खिताब जीत लिया है और बांग्लादेश की टीम ने SAFF यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जो है जीती है। और इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भी भाग लिया था। अब ये पांचों देशों ने भाग लिया, क्योंकि ये दक्षिण भारत के जो हैं दक्षिण एशियाई देश ये सब कहलाते हैं, ठीक है। हालांकि कहलाते तो पाकिस्तान वगैरह भी हैं, लेकिन जो है भाग इसमें इन लगभग देशों ने 5-6-7 देशों ने लिया था, ठीक है। इसके बाद जो है
अगला कौन सा क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड जीता? तो निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है अवनी लखेरा ने। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया है। और शूटिंग में अवनी लखेरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो अवनी लखेरा कौन है? अवनी लखेरा एक निशानेबाज हैं और इन्होंने पिछले बार जो 2020 का वहाँ पे टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब ये लगातार 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और अपने जो है गोल्ड मेडल को बचाने वाली भी एक बचाकर इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने लगभग 22 क्वेश्चन डिस्कस किए जो है वीकली करंट अफेयर्स के तहत। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में तो इतना ही। अब हम ऐसे ही सीरीज के तहत जो हर वीक में करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ के लिंक हैं वो आपको जो है प्रॉपर मिलते रहें नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।